तो चलिए शुरुआत एक खाली महल से करते हैं। 3 दिन पहले 3 जनवरी 2026 की सुबह कराकस का मिराफ्लोरेस पैलेस वो बिल्कुल खामोश था। और ये वही जगह है जहां निकोलस मादुरो 13 साल तक टिके रहे। 13 साल। एक पूर्व बस ड्राइवर जिसने अपनी सत्ता जाने की हर भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। ड्रोन हमले, तख्तापलट की कोशिशें, भयानक प्रतिबंध, यहाँ तक कि अपने ही लोगों को भूखा मारने के इल्जामों के बावजूद वो डटे रहे। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक वो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व से नहीं बच सके। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब अमेरिकी सेना ने उन्हें राजधानी से निकाला तो उन्होंने सिर्फ एक तानाशाह को नहीं हटाया, बल्कि लैटिन अमेरिकी इतिहास के सबसे अजीब और शायद सबसे दुखद राजनीतिक वंशों में से एक का अंत कर दिया, चावेज़्मो का। बिल्कुल। और आज हमारे हाथ में जो ये खास खोजी रिपोर्ट है, द ड्राइवर एंड द कमांडर, वेनेजुएला's ट्रैजिक फॉल, ये हमें बिल्कुल वहीं ले जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये समझने के लिए कि आज कराकस की सड़कों पर अमेरिकी सैनिक क्यों गश्त कर रहे हैं और सत्ता का एक खालीपन क्यों पैदा हो गया है, हमें कहानी की जड़ तक जाना होगा। और मजे की बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत तेल के कुएं से नहीं होती। नहीं। इसकी शुरुआत होती है 1994 में एक जेल की कोठरी से, जहां एक करिश्माई पैराट्रूपर ह्यूगो चावेज़ उस आदमी से पहली बार मिला जो एक दिन उसकी विरासत को पूरी तरह बर्बाद करने वाला था। एक बस ड्राइवर जिसका नाम निकोलस मादुरो था। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक कमांडर का चुना हुआ ड्राइवर देश को तबाही की ओर ले गया। ठीक है, तो इसे परत दर परत समझते हैं। दुनिया के लिए तानाशाह बनने से बहुत पहले निकोलस मादुरो सिर्फ निकोलस थे। हाँ। रिपोर्ट के मुताबिक वो कराकस मेट्रो सिस्टम में एक शांत बस ड्राइवर थे। कोई सैनिक नहीं, कोई बुद्धिजीवी नहीं, बस एक यूनियन के आदमी थे जिनकी एक मूंछ थी और जो ज्यादा बोलने की बजाय सुनने के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल। और उस दौर के वेनेजुएला को समझना बहुत जरूरी है। 90 के दशक में वो देश कागज पर तो अमीर था क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार था, लेकिन हकीकत में भ्रष्टाचार और असमानता की वजह से आम लोग बहुत गरीब थे। तो एक तरह का गुस्सा और बेचैनी हवा में थी। बिल्कुल। और उसी बेचैनी के बीच 1992 में ह्यूगो चावेज़ नाम के एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने सरकार के खिलाफ एक असफल तख्तापलट किया। उन्हें जेल हो गई, लेकिन टीवी पर दिए उनके भाषण ने देश में आग लगा दी। वो मशहूर भाषण जहां उन्होंने कहा था कि उनका उद्देश्य पोर अहोरा, यानी अभी के लिए। हाँ, अभी के लिए विफल हुए हैं। इस अभी के लिए ने लोगों को एक उम्मीद दे दी थी। वो भाषण एक चिंगारी की तरह था, है ना? हाँ बिल्कुल। अचानक चावेज़ गरीबों के लिए एक मसीहा बन गए और निकोलस मादुरो, वो बस ड्राइवर, चावेज़ के सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक बन गए। उन्होंने चावेज़ को जेल से आजाद कराने के लिए बने आंदोलन में हिस्सा लिया। रिपोर्ट में जिक्र है कि मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस, जो उस वक्त एक वकील थी, वो चावेज़ की कानूनी टीम का हिस्सा थी। अच्छा। और शायद इसी वजह से मादुरो को चावेज़ से मिलने का मौका मिला। तो ये एक पर्सनल कनेक्शन बन गया। हाँ, रिपोर्ट उनके रिश्ते को बहुत दिलचस्प तरीके से बयां करती है। जेल में मुलाकातों के दौरान एक डायनामिक बन गया था। चावेज़ थे एल कमांडर, करिश्माई आवाज विचारक, और मादुरो उनके सबसे भरोसेमंद शिष्य, कार चलाने वाले, रैलियां आयोजित करने वाले और सबसे जरूरी, चुपचाप कमांडर की हर बात सुनने वाले। उनकी सबसे बड़ी, बल्कि शायद एकमात्र पूंजी उनकी वफादारी थी। और ह्यूगो चावेज़ की दुनिया में वफादारी वो सोने से भी ज्यादा कीमती थी। सही। और उन्हें पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट्स पे भरोसा नहीं था। उन्हें ऐसे लोग पसंद थे जो उन पर आंख बंद करके भरोसा करें। और मादुरो इस भूमिका में एकदम फिट बैठते थे। और यही रिश्ता अनजाने में वेनेजुएला के भविष्य की नींव रख रहा था। तो मादुरो की पूरी पहचान चावेज़ के एक वफादार शिष्य के तौर पर बनी। लेकिन जब 20 साल बाद 2012 में कमांडर खुद मौत के दरवाजे पर खड़े थे, तब इसी वफादारी ने देश को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। बिल्कुल। अब कहानी को 20 साल आगे ले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 8 दिसंबर 2012 की रात की। ह्यूगो चावेज़, जो कैंसर से लड़ रहे थे, आखिरी बार नेशनल टेलीविजन पर आए। पूरा देश अपनी सांसें थामे हुए था। जाहिर है, 14 सालों से वेनेजुएला की राजनीति का मतलब सिर्फ एक ही नाम था, ह्यूगो चावेज़। और यहीं पर कहानी में असल में एक नाटकीय मोड़ आता है। चावेज़ कैमरे में देखते हैं, अपने बगल में चुपचाप बैठे निकोलस मादुरो की ओर इशारा करते हैं और देश को एक आदेश देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनके शब्द थे,
अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आपको निकोलास मादुरो को राष्ट्रपति चुनना होगा। और वो आगे कहते हैं, आपको ये करना ही होगा, ये मेरा अटल पूर्ण अनुरोध है। सुनने में तो ये शावेज का सबसे बड़ा तोहफा लगा, लेकिन असल में ये वेनेजुएला के लिए एक श्राप साबित हुआ। बिल्कुल। 3 महीने बाद शावेज की मौत हो गई, वो करिश्माई जादूगर चला गया और मंच पर आ गया एक साधारण ड्राइवर। और जैसे ही मादुरो ने सत्ता की ड्राइविंग सीट संभाली, देश की अर्थव्यवस्था का इंजन ही बैठ गया। मादुरो को 2013 में विरासत में एक टाइम बम मिला था, है ना? हाँ, कह सकते हैं। शावेज का शासन इसलिए आराम से चला क्योंकि एक दशक तक तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास थीं। उस पैसे से वो सब कुछ खरीद सकते थे, खाना, लोगों की वफादारी, सामाजिक कार्यक्रम, सब कुछ। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि अर्थव्यवस्था की कई समस्याएं तो शावेज के दौर से ही चली आ रही थी। जैसे निजी कंपनियों को जब्त करना, कीमतों पर सरकारी नियंत्रण, इन सब ने देश के प्रोडक्शन को पहले ही कमजोर कर दिया था। अच्छा। तेल की ऊंची कीमतों ने उन समस्याओं को बस छुपा रखा था। मादुरो के सत्ता में आने के कुछ ही महीनों बाद 2014 में तेल की कीमतें धड़ाम से गिर गईं और वो पर्दा हट गया। और फिर पैसा रातों रात गायब हो गया। बिल्कुल। और यहीं पर ड्राइवर और कमांडर का फर्क साफ नजर आया। शावेज के पास वो करिश्मा था कि वो लोगों को मुश्किल समय में साथ रहने के लिए मना सकते थे, लेकिन मादुरो, उनके पास न वो करिश्मा था न वो राजनीतिक समझ। तो उन्होंने हकीकत से मुंह मोड़ लिया। हाँ, उन्होंने विशेषज्ञों को निकालकर उनकी जगह वफादार सैन्य जनरलों को नियुक्त किया और नोट छापना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी गलती। बेतहाशा नोट छापे गए, जब तक कि देश की मुद्रा बोली और कागज के टुकड़ों के बराबर नहीं हो गई। इस रिपोर्ट में 2015 के एक सीन का जिक्र है और वो बहुत ही मार्मिक है। एक समय का सऊदी वेनेजुएला, जहां लोग अमेरिका जाकर शॉपिंग करते थे, अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह दुकानों के बाहर लोगों की मीलों लंबी कतारें थीं, जो एक बोरी आटे या दूध की एक पैकेट के लिए 6-6 घंटे इंतजार कर रहे थे। ये कितनी बड़ी विडंबना है। वो बस ड्राइवर जो गरीबों का मसीहा होने का दावा करता था, अब उन्हीं के भुखमरी का कारण बन रहा था। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था ढहती गई, मादुरो बदलते गए। हाँ, वो शांत शिष्य अब एक डरा हुआ तानाशाह बन रहा था। उसे हर जगह साजिश नजर आने लगी थी। उसने हर उस व्यक्ति को रास्ते से हटा दिया जिसने उस पर सवाल उठाया। जैसे कि पूर्व तेल प्रमुख राफेल रामिरेज, जिन्होंने शावेज के साथ मिलकर इस उद्योग को खड़ा किया था, उन्हें देश से निकाल दिया गया। विपक्ष के सबसे बड़े नेता लियोपोल्डो लोपेज को जेल में डाल दिया गया। लेकिन अगर हम बड़े नुकसान की बात करें तो वो देश की तेल कंपनी PDVSA को हुआ। ये तो वेनेजुएला का दिल थी, देश का गहना। बिल्कुल। और मादुरो ने हजारों अनुभवी इंजीनियरों और मैनेजरों को निकालकर उनकी जगह ऐसे वफादारों को बिठा दिया जिन्हें तेल निकालने के बारे में कुछ नहीं पता था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? मेरा मतलब है, एक तेल से अमीर देश की कंपनी कैसे ठप हो सकती है? देखिए, यहाँ एक तकनीकी बात समझनी होगी। वेनेजुएला का ज्यादातर तेल भारी यानी हेवी क्रूड है। अच्छा। जिसे निकालने और रिफाइन करने के लिए बहुत ही खास तकनीक और लगातार रखरखाव की जरूरत होती है। तो जब आपने उन हजारों इंजीनियरों को निकाल दिया, तो आपने कंपनी का दिमाग ही निकाल दिया। ओह। मशीनें बिना रखरखाव के सड़ने लगी, पाइपलाइनें लीक होने लगी। नतीजा, तेल उत्पादन जो कभी 30 लाख बैरल प्रतिदिन था, वो गिरकर कितना रह गया? सिर्फ 7 लाख बैरल। इतना ज्यादा? हाँ, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जंग खा गया। और इसका मानवीय प्रभाव तो और भी भयानक था। पश्चिमी गोलार्ध के इतिहास में सबसे बड़ा पलायन। रिपोर्ट के मुताबिक 77 लाख वेनेजुएला के नागरिक देश छोड़कर चले गए। 77 लाख? ये देश की आबादी का लगभग 25% है। जब आप उस पलायन के पैमाने के बारे में सोचते हैं, 77 लाख लोग, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये सीरिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट था। हर एक इंसान के पीछे एक टूटे हुए परिवार की, एक छूटे हुए घर की कहानी है। लोग पैदल ही देश छोड़ रहे थे। हाँ, लोग एंडीज के पहाड़ों को पैदल पार कर रहे थे, डेरियन गैप के खतरनाक जंगलों से गुजर रहे थे, बस एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। वे एक असफल राष्ट्र की भूतिया आबादी बन गए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, और रिपोर्ट भी इस पे काफी जोर देती है, वो इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे? सही सवाल है। खासकर 2019 के बाद, जब अमेरिका और 50 से ज्यादा देशों ने उन्हें अवैध घोषित कर दिया था। एक युवा सांसद जुआन बोएडो को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे दी थी। तब तो ऐसा लगा था कि अब मादुरो गए। हाँ, लगा था, पर वो नहीं गए। कैसे? रिपोर्ट इसके 2 मुख्य कारण बताती है। पहला, द गन्स यानी बंदूकें। मतलब सेना। हाँ,
मादुरो ने सेना के शीर्ष अधिकारियों को अपने साथ कर लिया था। कैसे? उन्हें भ्रष्टाचार और अवैध धंधों से अमीर होने का पूरा मौका देकर। और यहीं पे वो कार्टेल ऑफ द सन्स का जिक्र आता है ना। ये नाम सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये उन बड़े सैन्य अधिकारियों के गुट को दिया गया नाम है जो मादुरो के राज में ड्रग्स, सोने की अवैध तस्करी और यहाँ तक के खाने के सामान की कालाबाजारी से बेतहाशा अमीर हो गए। उनकी वर्दी पर लगे सूरज जैसे सितारे की वजह से उन्हें कार्टेल ऑफ द सन्स यानी सूरज का कार्टेल कहा जाने लगा। बिल्कुल, मादुरो के लिए ये लोग एक तरह के रूलिंग क्लास थे। जब तक ये उनके साथ थे तब तक उन्हें सड़क पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों से कोई डर नहीं था। और दूसरा कारण, एक तो बंदूकें हो गई और दूसरा क्या था? दूसरा था द जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति। जब पश्चिमी देशों ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए तो रूस और चीन ने इस स्थिति में कदम रखा। उन्होंने मदद की? हाँ, उन्होंने भविष्य में सस्ते तेल के वादे के बदले अरबों डॉलर का कर्ज देकर मादुरो की सरकार को डूबने से बचाए रखा। उनके लिए ये एक रणनीतिक निवेश था, अमेरिका के पिछवाड़े में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक मौका। तो इन दो खंभों पर सेना और विदेशी पैसा, मादुरो का शासन टिका रहा। बिल्कुल। ये तस्वीर तो दिमाग में बैठ जाती है। एक तरफ देश भूखा मर रहा है, लाखों लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति मादुरो मिराफ्लोरेस पैलेस में बैठकर लाइव टीवी पर एम्पनाडा खाते और साल्सा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हकीकत से पूरी तरह कट जाने जैसा है। बिल्कुल, वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां उन्हें लगता था कि उनकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उन्हें लगता था कि वो हमेशा के लिए सत्ता में रहेंगे। और ये हमें आज की स्थिति में लाता है जनवरी 2026। रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी कील तब ठुकी जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला कि मादुरो एक गुप्त समझौते की तैयारी कर रहे थे। क्या समझौता? वो चीन को ओरिनोको बेल्ट के तेल क्षेत्रों में विशेष अधिकार बेचने की योजना बना रहे थे। और हमें ये समझना होगा कि ओरिनोको बेल्ट कोई छोटा मोटा तेल क्षेत्र नहीं है। नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। तो पश्चिमी गोलार्ध में चीन का इतना बड़ा कंट्रोल, ये अमेरिका के लिए एक रेड लाइन थी। हाँ, अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने क्षेत्र में प्रभुत्व को लेकर वॉशिंगटन का धैर्य आखिरकार टूट गया। और फिर हुआ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हाँ, ये उस बस ड्राइवर के सफर का आखिरी अध्याय था। और इसमें विडंबना देखिए कि उन्हें उनके लोगों या उनकी सेना ने नहीं, बल्कि एक विदेशी ताकत ने हटाया। वो अपने पीछे एक टूटा हुआ देश, एक बर्बाद अर्थव्यवस्था और डरे हुए सहयोगियों का एक छोटा सा समूह छोड़ गए हैं, जिसका नेतृत्व अब उनकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज कर रही हैं। तो एक क्रांतिकारी नेता के प्रति जुनूनी एक आम बस ड्राइवर से लेकर एक तानाशाह के रूप में महल से निकाले जाने तक का ये सफर अपने अंत पर है। ये कहानी है दो लोगों की, कमांडर और ड्राइवर की, और एक ऐसे देश की जिसके पास सब कुछ था और जिसने लगभग सब कुछ खो दिया। आज भी वेनेजुएला के चौकों पर ह्यूगो चावेज की मूर्तियां खड़ी हैं, धूप में उनकी परतें उधर रही हैं, एक असफल वादा का प्रतीक। और अब अमेरिकी कराकाज में है। ये रिपोर्ट हमें एक बहुत ही जरूरी और कुछ हद तक असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या अमेरिकी वेनेजुएला को बचाने के लिए वहां है या उस पर अपना हक जताने के लिए? मतलब ये कि जब एक देश की ऊर्जा सुरक्षा दूसरे देश की नियति तय करने लगती है तो क्या होता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।